हेलो गाइस, सभी को स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, एक अध्याय मैंने छोड़ दिया, अध्याय 9। मैं डायरेक्ट आ गया अध्याय 10 पे, अध्याय 10 पे, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। तो दोस्तों, हम देखते हैं, हम इस संसार में चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं दोस्तों। तो हम अंधेरे में कमरे में कुछ देखने में, अगर अंधेरे कमरा है तो कुछ नहीं देख सकते। तो कमरे को स्पर्श करने चीजें दिखलाई देने लगती है। तो क्या वस्तु को दृश्यमान बनाता है? इस दिन के समय सूर्य प्रकाश वस्तु को देखने से हमारी सहायता करते हैं। तो पढ़ने पर जो वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं, यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम से हम आर पार देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध, दर्पण का प्रतिबिंब बनना दोस्तों, ये मतलब क्यों होता है? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, तारों का टिपटना, इंद्रधनुष का सुंदर रंग, और प्रकाश का मोड़ना, प्रकाश के गुण का अध्ययन, ये हमारी सहायता करते हैं दोस्तों। हम चारों ओर सामान्य प्रकाश परिघटना को देखकर हम निष्कर्ष निकालते कि प्रकाश सरल रेखाओं के गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की क्षीण छाया बनाता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है तो प्राय प्रकाश किरण कहलाती है। तो यहाँ तो छोटी विवर्तन क्या होता है, इसको देखना पड़ेगा। यदि प्रकाश के पथ या ना दोस्तों एक मार्ग होता में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहलाते हैं दोस्तों। सरल रेखा में चलता, किनारे की ओर मुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं विवर्तन। तब यह प्रकाशी की जिसमें सरल रेखीय व्यवहार में आधार पर किरणों का उपयोग करते असफल होने लगते। विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। इसका विषय अध्ययन आप उच्च कक्षा में करेंगे। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य साथ अन्योन्य क्रिया के विचरण में प्रकाश का रंग सिद्धांत अपर्याप्त है दोस्तों। प्राय कणों के प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में उलझन कुछ वर्षों तक चलता रहता है दोस्तों। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया कि जिसमें प्रकाश न तो तरंग माना गया न ही कण। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामान्य सामंजस्य स्थापित किया। तो दोस्तों, यहाँ देखते हम क्या देखते दोस्तों, इसको यहीं रहने देते। अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना ये हो रही है ना, उसका प्रकाश के सरल गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों कुछ पहले से ही परिचित है, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। आपतित किरण, दर्पण के आपतित बिंदु, अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं दोस्तों। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के पृष्ठ पृष्ठों के लिए लागू होते। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित है। प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है दोस्तों। सदैव कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। परावर्तन पृष्ठ वक्रीय हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा?
तो दोस्तों परावर्तन का मतलब दोस्तों कोई रेखा आ रही है, परावर्तित होकर वापस जा रही है, जिससे दोस्तों उस वस्तु को बोलते परावर्तन। ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे आई, वापस की ओर परावर्तित हो गई दोस्तों, इसको बोलते परावर्तन। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है पर ऐसा होता है दोस्तों, सीधी भाषा में बोले तो। चमकदार चम्मच एक वक्री पृष्ठ पर एक वक्री दर्पण की भांति माना जाता है। सबसे अधिक उपयोग में लाने वाले सामान्य वक्री दर्पण का प्रारूप गोली दर्पण है। इस प्रकार एक दर्पण में परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोली है तो उसको बोलेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर यहाँ बाहर की ओर वक्री हो जाता है दोस्तों। मान लो दोस्तों कोई मतलब एक अपने यहाँ उत्तल लेंस होता ना दोस्तों, वो लेंस आता अपना गोली दर्पण जैसा, बीच में गोल रहता दोस्तों, मोटा मोटा, अवतल पतला रहता बीच में, तो वक्री हो जाता है। गोली दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर गोले केंद्र की ओर होता है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है दोस्तों, मैंने जो मोटा होता है ना वो तो मैंने से बताया, उत्तल लेंस बोलते उसको, यहाँ पे बोल रहा है गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बाहर की ओर वक्री हो जाता है दोस्तों। गोली दर्पण जिसका पृष्ठ अंदर की ओर गोले की केंद्र की ओर वक्री है उसको बोलते अवतल लेंस या अवतल दर्पण बोलते। गोले दर्पण जिसका पृष्ठ बाहर की ओर वक्री होता है, बाहर की ओर वक्री उसको बोलते उत्तल लेंस। सही है दोस्तों। क्या है कि ये छोटा रहेगा ना दोस्तों, उत्तल वो दूर तक फैलाता है, जबकि अवतल है ना दोस्तों उसका अंदर रहता है, इसलिए वो यहीं पास में तक फैला देता है प्रकाश को। तो उसको बोलते किनारों पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। किनारों में मोटा और बीच में पतला होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण या लेंस। तो दोस्तों यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है गोली दर्पण के पृष्ठ केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण का पृष्ठ एक गोले का भाग है जो गोली दर्पण का केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण का पृष्ठ एक गोले का भाग जिसे गोले केंद्रीय गोल तो उसको बोलते वक्रता केंद्र। वक्रता दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है दोस्तों। दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का भाग है, इसमें गोले को केंद्रीय गोली और दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित होता है दोस्तों। कृपया ध्यान दें कि वक्र केंद्र दर्पण का भाग नहीं परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक दर्पण के सामने स्थित होता है तथा उत्तल दर्पण में यह दर्पण पृष्ठ पीछे स्थित होता है। चित्र में दोस्तों देखेंगे गोली दर्पण का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण R से निरूपित करते दोस्तों। जिस त्रिज्या से गुजरेगी सीधी रेखा तो उसको बोलते दोस्तों मुख्य अक्ष। तो कुछ ज़्यादा जानने की मतलब वो नहीं है कि इसको क्या करते। दोस्तों दिखाया गया है अवतल उत्तल ये दोस्तों
अवतल दर्पण। तो दोस्तों ये मैंने बताया केंद्र यहाँ बनेगा उत्तल का, उत्तल का अंदर की ओर होता है दोस्तों, वो फैल जाता है अंदर की ओर, इस तरह से रहता है और ये ऐसा फैलाता है, जबकि ये ऐसा फैलाता है। तो दोस्तों ये ध्यान से देखना है कि मुख्य अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है दोस्तों, ये वाला भाग कहलाएगा ना, ये इसका ये कहलाएगा। तो सीधी बात ये वही बता रहा है दोस्तों। मुख्य अक्ष के संबंध किरण किस प्रकार परित होती है, परित कारण मुख्य अक्ष बिंदु से आती है तो प्रतीत होता है कि यह मुख्य फोकस है दोस्तों। क्या कहने का मतलब दोस्तों, ये केंद्र बिंदु यहीं से आ रही है तो मुख्य अक्ष है दोस्तों, ये इसका यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी उसको फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव से फिर जो की दूरी होगी ना, प्रैक्टिकल समझो, एफ से निरूपित करते, ये सभी याद रखो, इसको भी याद रखना यार, कभी पूछा जा सकता है तो क्या बोलेंगे यार। अवतल दर्पण ध्रुव को पी से निरूपित करते दोस्तों। गोली दर्पण के अधिक ज्ञान प्राप्त करने के आइए हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शब्द गोली दर्पण के बारे में चर्चा करते समय प्रयोग में आते हैं कि गोली दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को केंद्र होता है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मतलब बीच में जो सेंटर होगा इसको बोलते ध्रुव, इसको बोलते ध्रुव, इसी तरह से इसको बोलते ध्रुव। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है दोस्तों, द्वारक कहलाता है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोली हुई होता है दोस्तों। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, इस तरह से होगा दोस्तों, ये गोल, तो ये सीमा होती है दोस्तों। गोली दर्पण के पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वार कहलाता है। क्या दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये है अपना एक गोल दर्पण मान लेते, और ये एक सेंटर इसका, यहाँ से दूरी लगाते तो इसको बोलते त्रिज्या, और यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ए मान लेते इसको बी, ए बी ये है दोस्तों व्यास, और इसको मान लेते ओ, और ये है त्रिज्या, ये व्यास और ये ओ है त्रिज्या। तो सीधी भाषा में बोल रहा हूँ क्या होता है, त्रिज्या व्यास क्या कहलाता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों द्वारक। इसी व्यास को बोल रहा है वो द्वारक। क्या दोस्तों, इसी व्यास को बोल रहा है द्वारक। ये यहाँ से होगा त्रिज्या, इधर लगा दे पूरा टोटल, तो व्यास, इस व्यास को बोल रहा है दोस्तों वो, ये व्यासी को बोल रहा है दोस्तों पूरा द्वारक। तो वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, उन्हें गोली दर्पण में विचार करेंगे कि जिनको द्वारका उनकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। क्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच कोई संबंध है? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। गोली दर्पण है तो उसमें रोशनी डालेंगे तो वहाँ पे प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। यही समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके दोस्तों, कैसे दिखता है वो, फैल जाता है दोस्तों। तो प्रकृति स्थिति अपेक्ष साइज के आधार पर जानेंगे गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते। तो दोस्तों यहाँ पे देखते अध्ययन करेंगे बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे
किरण आरेखी का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये इस तरह से बनता है दोस्तों। दर्पण मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी दोस्तों। अवतल दर्पण के वक्र केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्र केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। उसे ही चित्र में दर्शाया गया दोस्तों। अवतल दर्पण चित्र अवतल दर्पण है ना दोस्तों, उसको भी चित्र में दर्शाया जा रहा है। ये किस तरह से बना है, इस तरह से यहाँ से ऐसा फैल जाएगी बाहर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, वर्ष पूछते अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वो किस तरह से बनता है, ये इसके उपयोग कैसे, हाँ इसके यूज पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सामान्यतः दोस्तों इसका यूज कहाँ किए जाते हैं, मोटर में, मोटर वाहन में, उसमें दाढ़ी बनाने में, शेविंग, इसके लिए। टार्च में भी किया जाता है दोस्तों, कुछ टार्च होती है उसमें। टीवी में जो कांच है ना उसमें भी दोस्तों, टीवी के लिए भी यही किया जाता है। उत्तल दर्पण दोस्तों इसमें दूरदर्शी में किया जाता है दोस्तों, दूरदर्शी में किया जाता है दोस्तों इसमें का यूज। तो पार्ट तो बहुत बड़ा है दोस्तों। उत्तल दर्पण के यूज उपयोग दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि ये सीधा होता है दोस्तों, एक केंद्र पे स्थित होता है दोस्तों, इसलिए दूरदर्शी में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का विचार करते समय निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करें, नई काढ़ते चिन्ह परिपाटी कहते हैं। निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे तो नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी कहलाते दोस्तों। बीम सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इस कार्तिक दर्पण बीम से प्रकाश बाईं की ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दाई ओर फिर मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर मापी गई दूरियां होगी उसको ऋणात्मक बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पढ़ लेना, यहाँ पे मैं तुमको पढ़ाता हूँ दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। तो दोस्तों आपको ये वाला सूत्र याद करने का पड़ेगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव के बीम दूरी कहलाती है, इसको यू से दर्शाते बीम दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव के से बीम की दूरी बीम दूरी कहलाती है, यू से दर्शाते दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी इसको वी से दर्शा रहा है दोस्तों। ध्रुव के मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, इसको एफ से दर्शा रहा है। तो ये वाला सूत्र है दोस्तों इस पर, इसको बोलते दोस्तों दर्पण का सूत्र व आवर्धन। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सापेक्ष विस्तार से ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बीम की ऊंचाई के अनुपात में रूप में व्यक्त करते दोस्तों। बीम की ऊंचाई h उत्पन्न आवर्धन m, आवर्धन का मतलब m। तो दोस्तों यहाँ पे दिया प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बीम की ऊंचाई भी h है, तो ये बड़ी h, ये वाला h है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखते दोस्तों क्या हो रहा है। यहाँ पे एक सवाल है दोस्तों, साइज ज्ञात कीजिए, वक्रता त्रिज्या ये है, तो हल
हल करना है दोस्तों। बीम दूरी U बराबर ये दर्पण से m दूरी दिया है बीम, तो प्रतिबिंब दूरी VH ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया, फोकस दूरी मान रखा तो मुख्य दर्पण के पीछे की ओर, फिर इसमें दर्पण सूत्र में फार्मूला रख उसमें मान रख दिया दोस्तों। तो इस तरह से ये निकल के आ गया दोस्तों। अब दोस्तों ऊंचाई के लिए ये वाला है, उसमें मान रख देंगे तो निकल जाएगा। ये कर लेना, आपको आराम से करना हो तो। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पर प्रवेश करता है तो क्या होता है, आप क्या सरल रेखा में चला जाता, आपकी दिशा बदलता। दिन प्रतिदिन कुछ अनुभव दर्शाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तली उठी हुई प्रतीत होती, पर जब मोटा कांच का स्लेब मुद्रित सामग्री रखा जाता है तो स्लेब के अक्षर में उठी हुई प्रतीत, ऐसा क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ लेना आराम से दोस्तों, ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं और तुम पढ़ लेना इसको वीडियो को रुक के कि क्या होता है। अपवर्तन का एक क्रियाकलाप करके दिखा रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे चले जाते दोस्तों कि क्या होता है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, वो प्रकाश आया यहाँ पे टकराया, सीधी रेखा में नीचे चलेगा दोस्तों, न कि वो परावर्तित। दोस्तों अगर कांच है, ये कांच है, यहाँ ये सूर्य है, कांच है, टकराया, वापस ये परावर्तित होके वापस चले गया दोस्तों, इसको बोलते परावर्तन। अपवर्तन का मतलब दोस्तों सीधी रेखा में आ रहा है, टकरा के बीच में से घुस के सीधी रेखा में चला जाता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन सीधी बात। तो आप चित्र बना देना ऐसा, ये वायु है या सूर्य भी ले लेना, कांच का स्लेब है दोस्तों, तो प्रकाश से आ रही है किरण यहाँ से अंदर की ओर चले गए, तो अपवर्तित हो गया दोस्तों, ये इसको बोलते हैं अपवर्तन। तो यही तो मकसद है दोस्तों। अब तुम क्या करोगे दोस्तों, इतना सारा पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है सामने वाला। तो सीधी बात है ना दोस्तों, समझा दो क्या हो रहा है। यही इसी मकसद से मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कोचिंग नहीं जा पाते, उनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए उनका माथा भी दुखता, फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता है, मज़ा भी नहीं आता दोस्तों को। तो इसलिए मैंने इस तरह से काम करना शुरू किया। फिर अपन भी खुल लो और बताओ कि क्या होता है। तो अपवर्तनांक समझते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती तो यह दूसरे माध्यम से अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती। दिए हुए माध्यम से युग में लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के स्तर को अपवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों एक प्रिज्म सारी दूसरी प्रिज्म में घुस रही, उसके बाद वो दिशा में परिवर्तन कर रही है, तो उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। दिशा में परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। ये वाला प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म है, यहाँ से गुजारा इस तरह से, दूसरे में घुसी, फिर वो दिशा इधर मुड़ गई या इधर मुड़ गई या इधर मुड़ गई या इधर मुड़ गई। तो इस तरह से आप समझा देना स्थिरांक अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों। तो प्रकट होने वाला स्थिरांक या अपवर्तनांक भी बोलते हैं दोस्तों। ये वाला प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म, सूर्य की प्रकाश इस तरह से गुजरी, यहाँ आई और यहाँ से टकरा के इस तरह से हो गई, यहाँ से
ऐसी मुड़ गई या ऐसी मुड़ गई, तो इसको बोलते हैं अपवर्तनांक या स्थिरांक। तो बढ़ते आगे, ये फार्मूले दोस्तों देख लेना। ये दोस्तों यहाँ पे दिशा बदल रही है इसकी जरा, तो वो तो दूसरा चित्र है। तो दोस्तों देखते हैं हम क्या करेंगे यार आगे पर। तो गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, ये गोल वाला लेंस है, उसमें अपवर्तन कैसा है, इस तरह से रेखा जा रही है। यहाँ से अपने घड़ी साइज को छोटे पुर्जों में देखते होंगे दोस्तों, छोटे अपवर्तन लेंस का उपयोग करते हुए देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, दो पृष्ठ घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ पे लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोली होता है। ऐसे लेंस से दूसरा पृष्ठ समतल हो जाता है। जिस किसी लेंस के बाहर की ओर भी दो गोली पृष्ठ हो सकती है। ऐसे लेंस को द्वितल लेंस कहा जाता है, मतलब मोटी हुई है बाहर की ओर, तो उत्तल लेंस कहते हैं दोस्तों उसको, है ना। तो द्वि लेंस दो परत की ओर उभरी है, इसलिए इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया कि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। तो दर्शाए अनुसार चित्र में दर्शाए अनुसार क्या हो रहा है दोस्तों, ये मतलब क्या यहाँ समझा देता हूँ ना। यहाँ से प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है गुजर के, यहाँ से वो इस तरह से केंद्र में, मतलब सेंटर में पूरी किरणें मिल रही है दोस्तों, फिर जा रही है। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। तो ये होती है अभिसारी, इसलिए बोलते हैं अभिसारी लेंस बोला जाता है इसको दोस्तों। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है, क्योंकि वो मतलब एक केंद्र में मिलती है। जबकि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रकार दी अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रीय दो गली पृष्ठ की घिरा होता है। अवतल लेंस अंदर की ओर होगा दोस्तों, दो गोली पृष्ठ घिरा होगा। इसके किनारे में मोटा होता है दोस्तों, बीच में पतला होता है। तो इसमें दर्शाई जाती किरणें अपसारी होती है। अपसारी लेंस, अपसारी अभिसारी याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखते भाई कि तुमको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये चित्र है, ये यहाँ पे है ना, बीच में ये पतला है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। ये पतला है, इसका किनारा ये वाला पतला है और ये मोटा है। तो ये हो रहा दोस्तों अवतल लेंस। तो इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी जो किरणें गुजर रही हैं दोस्तों इस तरह से, यहाँ सेंटर बन रहा है इसका पीछे की ओर। और ये है दोस्तों किनारों में, ये दोस्तों पतला है, ये पतला इधर, बीच में मोटा है, मोटा है ना दोस्तों ये बीच में। तो अवतल लेंस बोलते, तो अभिसारी बोलते इसमें क्रिया, अगर जो भी लाइन से गुजर रही है सूर्य की किरण उसको, इसको। तो ये पार्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। किसी लेंस की चाहे किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल, गोली पृष्ठ दो होते हैं दोस्तों। दो गोली पृष्ठ होते हैं, इसमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोली का भाग होता है दोस्तों। इन गोलों के केंद्र में वक्रता केंद्र कहलाते हैं। गोल जो केंद्र बनेगा दोस्तों, ये गोला है, यहाँ बीच में बनेगा, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये वाला सेंटर वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये लेंस समझा देता हूँ यार भाई साहब, ये अपना एक लेंस है समझो, ये वाला सेंटर, इसको बोलते वक्रता, वक्रता है ना।
वक्रता, वक्रता केंद्र बोलते हैं। सी द्वारा या C2 द्वारा इसको दर्शाते हैं दोस्तों। निरूपित यानी दर्शाना होता है दोस्तों। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र कहलाता है दोस्तों। ओ से निरूपित करते दोस्तों इसको। द्वार को क्या कहलाते दोस्तों? व्यास को ही द्वार कहलाते दोस्तों। एक यहाँ से एक सीमा रेखा से गोला घेरा हुआ है, उसके बीच की दूरी उस यहाँ से यहाँ से कैसा द्वार कहलाता है। कैसा व्यास को ही द्वार का कहलाता। किसी गोले की सीमा रेखा की चारों ओर बीच में एक सीधी लाइन यहाँ की, इसको बोलते हैं व्यास पूरा को। इस व्यास को बोलते हैं द्वार्क। द्वार्क द्वार्क बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं द्वार्क। आगे बढ़ते हैं। आगे छोटे द्वार क्योंकि पतले लेंस कहलाते हैं, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित है। ये किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर बिंदु लेंस का मुख्य अक्ष फोकस कहलाता है। फिर दोस्तों अपसारित हो जाती है जिस रेखा से, तो उसको बोलेंगे दोस्तों अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। अभिसारी का उत्तल है, अपसारी यानी अवतल लेंस का है। तो ये बोल रहा था मैं। F1 F2 द्वारा निरूपित होती है दोस्तों लेंस की मुख्य फोकस की प्रकाशीय दूरी के बीच। मुख्य फोकस और प्रकाशीय दूरी के केंद्र के बीच की दूरी होगी फोकस दूरी कहलाती है दोस्तों। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये कैसे बनते मालूम है? अपसारी अपसारी अभिसारी अपसारी, इस तरह से प्रतिबिंब बनते दोस्तों, सीधी बात बोले तो। यहाँ पे दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये अवतल लेंस, ये उत्तल है, उत्तल अवतल। तो यहाँ पे कैसी बन रही है दोस्तों? यहाँ पे फैल गई है अवतल लेंस में। प्रतिबिंब कैसे बन रहा? प्रकाश की किरण आई यहाँ से अंदर की ओर सेंटर सी केंद्र टकराई, फिर वो फैल गई। जबकि यहाँ बीच में एक सेंटर पे मिल रही है, यहाँ से फिर वो बीच में मिलती बाहर जाके केंद्र में बिनती मतलब फैलती ना दोस्तों, सीमित एक सेंटर में रहती है, जबकि अवतल में फैल जाती है। इस तरह से उसका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, सीधी बात। ये वाला है उत्तल और ये वाला बन रहा है अवतल जैसे दोस्तों। ये उत्तल के है दोस्तों, उत्तल के पूरे उत्तल के बन रहे हैं ना दोस्तों, ये पूरे उत्तल के बन रहे हैं। ये अवतल की अंदर की ओर बन रही केंद्र। तो दोस्तों पहले ये अवतल उत्तल दर्पण के उपयोग, परावर्तन अपवर्तन अपसारी अभिसारी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगी। लेंस की क्षमता दोस्तों, क्या हो रहा है? लेंस की क्षमता का मतलब उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है दोस्तों। उसका कितना क्षमता है, कितनी मतलब फैला सकती है, उसको बोलते हैं क्षमता।
मैं पढ़ा कितना सकता हूँ, मेरी ये क्षमता हो गई दोस्तों। मैं तुमको कितने टाइम तक पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, थक तो नहीं गया हूँ। उसी तरह से लेंस की भी एक क्षमता होती है, वो कितना फैला सकती है, कितनी देर तक ये ऐसा। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं दोस्तों, पी द्वारा निरूपित करते हैं। यही तो बोल रहा हूँ दोस्तों, वो कितना काम कर सकता है, उसको बोलते क्षमता। तो आराम से बस अच्छा है दोस्तों पूरा पार्ट। उत्तल लेंस से होता है वो दोस्तों धनात्मक होता है, अवतल लेंस से ऋणात्मक होता है दोस्तों, ये बात याद रखना। तो दोस्तों पार्ट खत्म हो चुका है। अभ्यास प्रश्न तो ये आएगा, इसमें से कौन सा पदार्थ का उपयोग लेंस के लिए नहीं किया? मिट्टी से दोस्तों, उसका यूज नहीं हो सकता। एक सीधा तथा बीम बड़ा पाया जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा तो कैसा होगा दोस्तों? तो दोस्तों दर्पण ध्रुव मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, तो मुख्य फोकस और केंद्र के बीच। इसका ये वाला आएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।